आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। खाली बस के बाहर रास्ते पर फैला घना कोहरा और अंधकार, ये तीनों ऐसी चीजें थीं जिससे कोई भी इंसान डर जाए। मुझे भी काफी डर लग रहा था, मगर मैं क्या करता, मेरी तो मजबूरी थी ऐसे सफर करने की। वरना अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसे सफ़र करता ही नहीं। बस उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी। बस के अलावा रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी नज़र आ रही थी और ना ही कोई इंसान। दरअसल मैं आज अपने दोस्त विकास के घर जा रहा हूँ, वो भी पहली बार। मैंने विकास को कहा था कि मैं कल सुबह वाली बस से आ जाऊंगा, मगर उसी ने कहा कि अगर मैं आज रात को आया तो एक रात ज़्यादा उसके घर पर रह पाऊंगा, इसलिए मुझे रात वाली बस पकड़नी पड़ी। खैर, विकास और मैं कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उसके लिए इतनी तकलीफ तो बनती ही है। मैंने कंडक्टर को बोलकर रखा था कि तालघाट चौक पर मुझे उतार दे, जिसके बाद अभी चौक पर से विकास मुझे पिक कर लेगा। कुछ देर बस यूं ही चलती रही, जिसके बाद पता नहीं क्यों अचानक से मेरी आंख लगने लगी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, शायद ठंड के कारण मुझे नींद आ रही थी या फिर कुछ और। अभी मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी कंडक्टर जोर से बोला, तालघाट चौक आ गया साहब, उतरो। कंडक्टर के इतना बोलते ही बस रुकी। मैंने फटाफट से अपना सामान उतारा और बस से नीचे उतर गया। बस से नीचे उतरते ही मेरा स्वागत एक तेज ठंडी हवा के झोंके से हुआ। वो बस भी मुझे उतारकर वहां से आगे चली गई। मैंने अपने जेब से फ़ोन निकाला और विकास को फ़ोन लगाने जा ही रहा था कि पता चला कि मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका है। मेरी परेशानी एक ही झटके में पहाड़ जितनी बड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, विकास से कांटेक्ट करूं कैसे, क्योंकि विकास ने तो मुझसे यही कहा था कि तालघाट चौक पर उतरकर मुझे फ़ोन करना। मेरा घर पास में ही है, मैं बाइक लेकर आ जाऊंगा। पर अब मैं विकास को कैसे फ़ोन करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि उस रास्ते पर मेरे अलावा कोई शख्स नहीं था। पूरा का पूरा चौक खामोशी में डूबा हुआ था। अभी मैं वहाँ खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से मुझे एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। उस बाइक को देखकर मेरी जान में जान आई कि चलो अब मैं इस आदमी से उसका फ़ोन मांगकर विकास को फ़ोन कर सकता हूँ। मगर वो बाइक जब मेरे करीब आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो बाइक सवार शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद विकास ही था। विकास ने अपनी बाइक को मेरे पास लाकर रोका और बोला, क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं किया तूने? इस पर मैंने जवाब दिया, अरे भाई मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, मैं कैसे करता फ़ोन। इस पर विकास बोला, चल कोई नहीं, बैठ बाइक पर, रात काफ़ी हो गई है। विकास के इतना कहते ही मैं उसकी बाइक पर चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही विकास ने बाइक को आगे बढ़ा लिया और हम लोग उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी की माने तो तब रात के 9:15 बज रहे थे। मगर एक चीज बड़ी अजीब थी, रास्ते पर कोई इंसान नहीं था। पर ऐसा क्यों? आखिर इतनी जल्दी ही रास्ता इतना सुनसान क्यों हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक और बात मैंने अभी नोटिस की कि आखिर विकास को पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूँ। मैंने तो उसे फ़ोन किया ही नहीं।
इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और विकास से पूछा, विकास, तुझे पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूँ? इस पर विकास बोला, मुझे यहाँ आने वाली सभी बसों की टाइमिंग पता है, सब जानता हूँ मैं। विकास से ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली। बाइक पर तेज ठंडी हवा मेरे बदन पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई बर्फ के गोले मार रहा हो। मुझे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं विकास से पीछे बैठा हुआ था। ज्यादा ठंड विकास को लगनी चाहिए थी, तो फिर मुझे क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा था जैसे हवा विकास के शरीर को आर पार करके सीधे मुझे लग रही हो। खैर, मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। विकास को बाइक चलाते हुए अब काफी वक्त हो चुका था, मगर अभी तक उसका घर नहीं आया था, जबकि फोन पर तो विकास ने ये कहा था कि उसका घर चौक से नजदीक पड़ता है। तो फिर अभी तक हम लोग घर क्यों नहीं पहुंचे? इसी तरह के हजारों सवाल अब धीरे धीरे मन में उमड़ने लगे थे, मगर मुझे विकास से ऐसे बार बार पूछना भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सोचा विकास का घर जब आ जाएगा तो वो मुझे खुद ही उतरने के लिए बोलेगा। मन को ये समझाकर मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। कुछ ही देर में विकास ने बाइक को एक बड़े से घर के पास रोका। वो घर काफी बड़ा था, जो कि चांद की रोशनी में मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा था। पर विकास का घर इतना बड़ा है, ये मुझे उसने पहले बताया नहीं था। खैर, विकास और मैं हम दोनों घर के दरवाजे पर गए। विकास ने घर का दरवाज़ा सरकाया और हम लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा फैला हुआ था। घर के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी, जिस पर मैंने विकास से पूछा, लाइट नहीं है क्या यहाँ पर? इस पर विकास ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ, शायद लाइट चली गई होगी। चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देता हूँ, तू जाकर सो जा, बहुत थक गया होगा। विकास की बात सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि मैं पहली बार उसके घर पर आया हूँ। उसने ना तो मुझे खाने के लिए पूछा और ना ही मुझसे सही से बात की। विकास ऐसा तो नहीं था, तो फिर आज इसे हो क्या गया है? खैर, मैंने उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा और विकास के साथ घर के एक कमरे की तरफ जाने लगा। उस कमरे के दरवाजे तक छोड़कर ही विकास वहां से चला गया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आज विकास के साथ कुछ तो गलत हुआ है। खैर, मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पलंग लगा हुआ था और उसी पलंग के सिरहाने में एक कांच की खिड़की थी, जिससे चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। मैं उसी पलंग पर लेट गया और सफ़र की थकावट के चलते कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर के पास वाली खिड़की में कोई बाहर से दस्तक दे रहा था। मैंने तुरंत खिड़की की ओर देखा तो पाया कि खिड़की के बाहर विकास खड़ा है और वो मुझे खिड़की खोलने के लिए बोल रहा है। मैंने तुरंत खिड़की के कांच को सरकाया तो उधर से विकास बोला, जल्दी बाहर आ, यहाँ इसी खिड़की से आ जा। चूंकि वो खिड़की काफ़ी बड़ी थी तो मैं उसी से बाहर निकल गया। मेरे बाहर निकलते ही विकास बोला, तू यहाँ कैसे आया इतनी दूर? विकास की बात सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर ये ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रहा है। जिस पर मैंने कहा, तू ही तो यहाँ लेकर आया मुझे अपनी बाइक से। इस पर विकास बोला, तू जल्दी चल यहाँ से, मेरे पास कोई बाइक है ही नहीं और ये मेरा घर नहीं है।
विकास की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। खैर मैं विकास के साथ उस घर से दूर जाने लगा। तभी रास्ते पर चलते हुए विकास ने कहा, तू जिस विकास के साथ यहाँ आया ना, वो बस एक छलावा था। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तू मारा जाता। दरअसल यहाँ बहुत सी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। उस घर में बहुत से लोग मर चुके हैं। आगे विकास ने बताया कि वो मुझे फ़ोन करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, मगर मेरा फ़ोन लग ही नहीं रहा था। विकास मुझे देखने के लिए चौक पर भी गया था, मगर मैं उसे वहाँ पर मिला ही नहीं। तो वो समझ गया कि मैं कहाँ मिलूँगा, इसलिए वो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने आ गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। विकास की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि क्यों बाइक पर मुझे काफ़ी तेज ठंड लग रही थी और क्यों वो विकास मुझसे अजीब तरीके का बर्ताव कर रहा था। खैर उस रात मेरी जान बच गई, यही काफ़ी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। आज से 25 साल पहले हमारे गांव की आबादी काफ़ी कम हुआ करती थी। सभी लोग अपना जीवन चलाने के लिए खेती किया करते थे। उस समय गांव में काफ़ी सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता था। उनमें से एक काला जादू या भूत प्रेत था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था, एक शाम घर से चाय पीकर मैं अपने दोस्तों से मिलने गांव के चौपाल पर गया, जहां सिर्फ मेरा एक दोस्त रवि ही आया हुआ था। मैं रवि के बगल में आकर बैठ गया और बोला, अरे रवि, बाकी के सब लोग कहाँ हैं? जिस पर रवि ने कहा, आज कोई नहीं आया यार। जिस पर मैंने कहा, आज अमावस है ना, लगता है सब लोग डर रहे होंगे, इसीलिए नहीं आया कोई। अच्छा रवि, तुझे भी डर लगता है क्या? इस पर रवि ने कहा, हाँ यार, भूत प्रेत से तो डर लगता ही है। क्यों, तुझे नहीं लगता? रवि के इतना बोलते ही मैं जोर जोर से हंसने लगा और रवि से बोला, मुझे डर वर नहीं लगता। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी काफ़ी देर से हमारी बात सुन रहे एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, ऐसे भूतों का मजाक नहीं उड़ाया करते हैं, हो सकता है भूत तुम्हारे बगल में ही बैठे हों। उस बुजुर्ग आदमी के इतना बोलते ही डर के मारे रवि एकदम से खड़ा हो गया और अपने अगल बगल देखने लगा। रवि को इस तरह की हरकतें करता देख मैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उस बुजुर्ग आदमी से बोला, क्या चाचा, आप भी हंसाने वाली बात कर रहे हैं? मुझे कभी डर वर नहीं लगता। इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता ना, तो एक काम करो, गांव के शमशान के पीछे नदी के किनारे एक आधी जली लाश पड़ी है, तुम उसके दाहिने हाथ में एक धागा बांध कर आओ। जिस पर मैंने कहा, हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर वो लाश आधी जली हुई क्यों है? इस पर उस बुजुर्ग ने बताया, जब उसकी लाश जल रही थी तो काफ़ी तेज बारिश आ गई, जिससे उसकी लाश बुझ गई, तो लोगों ने उसे नदी में बहा दिया। सारी बात सुनने के बाद मैंने रवि से कहा, तू चलेगा मेरे साथ? जिस पर रवि मुझे साफ साफ मना करके घर चला गया, मगर मुझे तो जाना ही था क्योंकि मैंने काफ़ी ताव में आकर कह दिया था। मैं अपनी जगह से उठा तो उस बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा। और मैं भी शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मेरे मन में अचानक से बेचैनी होने लगी कि मैंने जाने का फैसला करके कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया, मगर मुझे इन सब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। तो मैं बिना सोचे ही आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता जिस पर अभी मैं आगे बढ़ रहा था, वो एक मिट्टी का कच्चा रास्ता था जिसके दोनों ओर बस घने लंबे पेड़ थे। अंधेरा तो इतना छाया हुआ था मानो किसी ने
काले रंग की सीसी उड़ेल दी हो। खैर, भला तो हो इस बात का कि मैं अंधेरा होने के बाद हमेशा अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, जिसकी रोशनी के सहारे अभी मैं आगे बढ़ रहा था। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी एकदम से मेरी टॉर्च बंद हो गई और फिर से चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने टॉर्च को बार बार जलाने की कोशिश की, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास फैले सन्नाटे को महसूस करके मुझे डर का अनुभव होने लगा, मगर मैंने अपने मन को काफ़ी समझाया और आगे बढ़ने लगा। चलते हुए मैं शमशान के पास पहुंचा तो पूरा शमशान खामोशी के गिरफ्त में था। जली हुई लकड़ियां और मरे हुए इंसान के कपड़े उस माहौल को काफ़ी डरावना बना रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देखे जा रही हो। उस समय बड़ी बड़ी बात करने वाला मैं अब डरने लगा था। खैर, कांपते कदमों के सहारे मैं नदी के किनारे पहुंचा तो ठीक मुझसे कुछ ही दूरी पर एक आधी जली लाश औंधे मुंह जमीन पर पड़ी हुई थी। अभी मैं उस लाश के हाथ में धागा बांधने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी शमशान से किसी के तेज रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मेरी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगी। मेरा कपकपाता शरीर और भी ज़्यादा कपकपाने लगा। मेरे शरीर में अफरा तफरी मच गई। मुझे जो भी हाथ सामने दिखा मैंने उसमें धागा बांध दिया और घर की तरफ दौड़ लगा दी और अपने पैरों को गांव के चौपाल पर ही रोका, जहां वो बुजुर्ग आदमी वैसे का वैसा ही बैठा हुआ था। मैं उनके पास गया और कहा, चाचा, मैंने उस लाश के हाथ में धागा बांध दिया। जिस पर उस बुजुर्ग आदमी ने अपना बायां हाथ निकालते हुए कहा, तुमने तो गलत हाथ में धागा बांध दिया है, ये देखो। उस आदमी के इतना कहते ही मैंने जब उसके बाएं हाथ की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो धागा जो मैंने उस लाश के हाथ में बांधा था वो अब उस बुजुर्ग के हाथ में बंधा था। यानी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी बुजुर्ग आदमी की थी। अब मेरा शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ने लगा था और मेरे पैर कपकपाने की जगह सुन्न पड़ गए थे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी का शरीर उस आधे जले लाश में बदल गया और उसने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और भारी सी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, भूतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज तू मरेगा। और इतना बोलकर वो शैतान मुझे घसीटते हुए वापस से शमशान की तरफ ले जाने लगा। उसने मेरा गला इतना जोर से पकड़ा था कि मैं चिल्ला तक नहीं पा रहा था। घसीटते हुए उस शैतान ने मुझे शमशान के पास लाकर पटक दिया और मेरा गला दबाने लगा। अब मेरे मुंह से खून निकलने लगा था। मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी मुझे काफ़ी सारे लोगों की आहट महसूस हुई। मैंने देखा कि ठीक मेरे सामने की तरफ से काफ़ी सारे गांव वाले अपने हाथों में मसाल लेकर मेरी तरफ ही आ रहे थे। उनको आता देख वो शैतान एकदम से छूमंतर हो गया। फिर मुझे पता चला कि काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंचने के कारण मेरे घर वालों ने रवि के पास कांटेक्ट किया था, जहां से उन्हें मेरे बारे में पता चला। फिर मैंने अपनी सारी आप बीती उन लोगों को बताई, जिसके बाद मैं अचानक ही वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था और सभी लोग मुझे घेर कर बैठे हुए थे। मुझे होश तो आ गया, मगर उसके साथ ही काफ़ी तेज बुखार ने मुझे जकड़ लिया। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने उसी आदमी की आधी जली हुई शक्ल दिख रही थी। तो सुबह घर वालों ने मुझे एक तांत्रिक बाबा के पास ले गए। उन्होंने मुझे देखते ही अनुमान लगा लिया कि मुझे हुआ क्या है। कुछ देर की झाड़ फूक के बाद
मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा। फिर उस तांत्रिक ने बताया, उस आदमी की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसके लाश को आग के हवाले नहीं कर दिया जाता। तुम सभी लोग मिलकर उसकी लाश को जला दो, इससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तांत्रिक बाबा की सारी बात सुनकर पूरे गांव वालों ने मिलकर उस लाश को जला दिया और साथ ही उस धागे को भी, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने यह भी कहा था कि जब तक वो धागा नहीं जलेगा तब तक वो आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।